Okay, ji. Assalamu alaikum. Now we will start adrenal disorders. Adrenals is fairly common endocrine system, which we get a lot of patients, and we will discuss today three diseases mainly. One is the hypercortisolism. Second is hypocortisolism or Addison disease, and third is pheochromocytoma. We will not discuss congenital adrenal hyperplasia, which is also related to adrenals. CH we will discuss in the DSDs, which is called disorders of sexual development, and that will be a separate lecture. And we plan to do it after this our first year batch goes to hematology, because that is probably too much for them. So we will start with the question: do you know the time of the day when cortisol is highest in the blood? Distant students can write in the chat the answer, and the near students can answer me. जी एक मिनट इधर से शुरू करते हैं हम. आप तो जरा बड़े बच्चे हो ना, जरा इनसे पूछना दो जी. ताहिर, अर्ली मॉर्निंग कितने बजे? ये इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका आंसर ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, बट एट व्हाट टाइम? मॉर्निंग तो बहुत बड़ी होती है. संडे को जो मॉर्निंग होती है वो 11 बजे होती है और आम दिनों में मॉर्निंग 7 बजे. इट इज 8 o'clock. ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज किया गया है दैट इज 8 AM. यस डॉक्टर, बात ठीक बिल्कुल लिखा आपने. इट इज 8 AM और 800 आवर्स. तो जो सैंपल लिया जाता है, अगर आपने, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कब सैंपल लेना चाहिए, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कॉर्टिसोल का हाईएस्ट लेवल जो होता है वो सुबह के वक्त होता है. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोएस्ट और ट्रफ लेवल ऑफ, व्हाट इज द टाइम फॉर द ट्रफ लेवल ऑफ कॉर्टिसोल? हाँ, अब आप बताइए जी, बड़े बच्चे जी. मैरी 11 PM भी है, और इसके अलावा 1 hour आफ्टर स्टार्ट ऑफ द स्लीप. ठीक है, 1 hour. ये बात जरा याद रखिएगा, ठीक है. तो सीरम कॉर्टिसोल, ये अभी हमें, आज बावलपुर वाले लेट हुए हैं कुछ, हमने सॉरी स्टार्ट कर लिया, लेकिन ये पहली स्लाइड ही है. सो serum cortisol shows excellent diurnal variation, highest in the morning and lowest at midnight. Or loss of this diurnal variation is in hypercortisolism statement. ये सबसे पहली जो चीज होती है वो this loss of diurnal variation है. ये बहुत important है. Diurnal variation of cortisol is a very important phenomena. ये आपको जब कभी हम डायनल वेरिएशन, बायोलॉजिकल वेरिएशन पढ़ाते हैं, उसमें भी कॉर्टिसोल की एग्जांपल आती है. ठीक है, और कोई हार्मोन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता डायनल वेरिएशन से जितना कॉर्टिसोल होता है. ठीक है, तो अब एक जो लेसन आज आपने सीख के जाना है, एक जो बात आपने सीख के जानी है, वो ये है कि कॉर्टिसोल रैंडम टाइम पे नहीं कराना चाहिए. एक अच्छी लैब और एक प्रॉपरली मैनेज लैब, केमिकल पैथोलॉजिस्ट की लैब में फ़र्क ये है कि बाकी लैब्स कॉर्टिसोल दिन के 2 बजे भी कर लेती हैं, 3 बजे भी कर लेती हैं, और उन्होंने पता नहीं उसमें कौन से रेफरेंस रेंज यूज़ करते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं. बिकॉज वो टेक्नोलॉजिस्ट की लैब है, वो तो साइलेंट वर्कर हैं, उन्होंने पैसे लिए और टेस्ट कर दिए. आपने, चाहे आप सिविल हैं, फौजी हैं, आपने इस तरह के टेस्ट नहीं करने. प्लीज़, पैसे दे रहा है नहीं दे रहा मरीज, लेकिन आपने उसको प्रॉपर रिपोर्ट देनी है, वरना आपकी ही रेपुटेशन खराब होगी. और अगर आप कहेंगे कि भाई ठीक है तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन ये टेस्ट सुबह 8 बजे कराना है या शाम को 11 बजे कराना है, रात को, तो दैट विल इंक्रीज रेपुटेशन. जो डॉक्टर जिसने एडवाइस किया है वो कहेगा पैथोलॉजिस्ट, कोई पढ़ा लिखा पैथोलॉजिस्ट बैठा है वहां पे या बैठी है, तो ही विल सेंड मोर पेशेंट्स टू यू. एक दफा 1000 रुपया रिफ्यूज करना आपको फायदा देगा. ठीक है, आप अपना जो टेक्निकल एडवाइस होती है, प्रोफेशनल एडवाइस होती है, उससे थोड़े फार्म रहा करें कि ये टेस्ट इस वक्त नहीं कराना आपने, इसका कोई फायदा नहीं. और जो लोग पब्लिक सेक्टर में बैठे हैं, जो गवर्नमेंट लैब्स में काम कर रहे हैं, वो उनको तो बिल्कुल
इस तरह के वेस्टेज और पब्लिक मनी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टेस्ट आता है मेरे पास, हम तो बिल्कुल नहीं करते रैंडमली। क्यों जी? हमारे रजिस्ट्रार सीनियर रजिस्ट्रार भी बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हम करते, हम टाइमिंग्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो आपने सीखनी है चीज, हाउ टू टाइम द टेस्ट फॉर एड्रिनल डिसऑर्डर्स, कौन से डिसऑर्डर में कौन सा टाइम जो है ना वो अप्रोप्रिएट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है आज की। ठीक है, मैं इतनी दफा ये बोलता हूँ कि ये मेरे सीनियर स्टूडेंट तंग आ गए होंगे सुन सुन के, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, then we go to the first question which was part of your questionnaire also. अभी आ जाएगा, the most common cause of Cushing syndrome। अभी ये जो बेसिक कुछ चीजें वो मैंने ओमिट की हैं, वो आपको पता है कि Cushing syndrome जो है वो बाकियों तक पहुंच गया। आप इधर क्यों नहीं आ रहा? इधर भी आ जाए, वो आ जाएगा मेरे ख्याल, वो स्लो है पीसी। तो कशिंग सिंड्रोम जो है वो किसको कहते हैं? हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को। ठीक है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो ये देखना कुरुत लाइन वंस, तो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो लेकिन दे आर नॉट द सिनोनिमस टर्म्स, ये अभी हम देखेंगे। हर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कशिंग सिंड्रोम नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, तो वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने लोगों ने क्या लिखा था जी? आप बताइए, अब आपको नजर आ रहा है? हाइड्रोजेनिक, शाबाश, स्टीरॉयड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजेनिक इज दी, और ये माशाल्लाह सब लोगों ने ये लिखे हैं आंसर, की धड़ाधड़ आ रहे हैं, डी इज द आंसर। और हमारे मुल्क में तो ये बहुत ही वैलिड है। ये हेटेरोजेनिक जो है ना, ये दिस इज अ वेरी वैलिड कॉज ऑफ हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। यानी हमारे लोग स्टीरॉयड बहुत लेते हैं, और अभी फिर नहीं चल रहा देखना। हाँ, तो इसलिए वो स्पूरियसली स्टीरॉयड लिए होते हैं लोगों ने, इस वजह से ये काफी प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, so next question is, there are many clinical conditions outside adrenal pituitary hypothalamus axis causing hypercortisolism, also called pseudo Cushing syndrome। कुछ ऐसी conditions भी हैं, नहीं चल रहा? अच्छा, चलें एक मिनट ले लें, कर लें बाबू। अच्छा अच्छा, इसका COMTD, हाँ, जूम का पासवर्ड वो उधर भी बना दिया ना। क्या किसकी रिलीज को? हाँ, दोनों लेवल्स पे करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भैया ज्यादातर हम ACTH कर रहे होते हैं ना। हाँ, तो ACTH की भी सप्रेशन आती है, CRH का, बट हम नॉर्मली मेजर नहीं कर रहे होते हैं ना। वो हमने कई क्वेश्चन किया था, आज फिर मैं बता दूंगा। CRH मेजरमेंट नहीं की जाती रूटीन में, और उसकी क्या वजह? हाँ, CRH जो है ना वो और जगह से भी रिलीज होता है, इसलिए CRH की मेजरमेंट नहीं की जाती। तो जी आप इसका आंसर माशाल्लाह काफी लोगों ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि कशिंग जो सूडो कशिंग है उसको डिफरेंशिएट करना कशिंग से कैसे किया जाता है। जरा आप एक मिनट इंतजार कर लें, हमारे वो जो जिसपे हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा मसला आया हुआ है, 1 मिनट में आप अभी सॉल्व हो जाएगा। अभी यानी इत्तेफाक से इस वक्त जो स्टूडेंट्स नियर स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टेंट स्टूडेंट को नहीं है प्रॉब्लम। चले जी आ गया, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जी। बी, लेकिन कई लोगों ने सी लिखा है, तो व्हाट अबाउट सी? व्हाट डू यू थिंक जी? इधर से शुरू करते हैं, डॉक्टर सादिया दाऊद। हाँ ठीक है, बी सही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज रेट इन कॉर्टिसोल। ये माइक ऑन किया किसी ने? ओके,
So now we come to the brief overview of Cushing syndrome. आप लोग इधर देखते रहे, अगर ये वाला नजर आ रहा है. Okay. We will now see the brief outline of Cushing syndrome. Cushing syndrome होता क्या है, और ये स्लाइड डॉक्टर कुरुतुलैन ने बनाई थी. So frequency of causes of Cushing syndrome. Exogenous cause, most common cause is iterogenic, यानी जो exogenous steroid intake है, that is the most common cause. और इसमें याद रखिए, it is not only oral, it is parenteral, topical और inhaled. यानी किसी तरह का स्टीरॉयड भी हो सकता है. अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक शेयर किया था बच्चे की पिक्चर. ये मरियम, आप लोग जरा म्यूट कर लो अपना. ये बावलपुर वाले जरा म्यूट कर लें. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो इस मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक बच्चे की पिक्चर शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो हमारे एंडोक्राइन क्लिनिक में आया था. उस बच्चे को बड़े टिपिकल कुशिंगाइड फीचर्स थे, और उसका जो कॉर्टिसोल था वो बिल्कुल लो था, ICTH भी लो था, और कोई ओरल इनटेक की हिस्ट्री नहीं थी. तो फिर हमने एक क्लू दिया था कि उसके नेपी रैश था बहुत ज़्यादा. तो वो पता चला कि उसने बहुत ज़्यादा टॉपिकल स्टीरॉयड उसकी माँ लगाती थी, और वो खुद भी कोई फेयर एंड लवली टाइप क्रीम लगाती थी माँ. तो वो शायद ओरली बच्चे को चला जाता था. तो बहरहाल अभी वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लाइकली यही है कि टॉपिकल स्टीरॉयड्स और स्पूरियस स्टीरॉयड्स जो उसने लिए हैं, सरप्शियस वर्ड यूज होता है, स्पूरियस नहीं, सरप्शियस का मतलब है अननोइंगली उसने ले लिए स्टीरॉयड. उससे उसको ठीक ठाक कशिंगाइड फीचर्स हो गए, और कॉर्टिसोल जब आपने मेजर किया तो वो लो आया. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? कॉर्टिसोल लो क्यों आता है? जी डॉक्टर अभिषा, आप लोग माइक ऑन करके जरा आंसर करें ताकि बाकी भी सुन लें. व्हाई कॉर्टिसोल becomes low in an heterogenic या exogenous steroid intake में? Sir, because these preparation do not interfere with cortisol myelins. अच्छा, cortisol myelins हो सकते हैं. ठीक है डॉक्टर, कौन सी प्रेपरेशन जो है वो क्रॉस रिएक्ट करती है, यानी मैयर हो जाती है? बस जल्दी से हाइड्रोकॉर्टिसोन. अच्छा, बाकियों की भी है कुछ परसेंटेज वो क्रॉस रिएक्ट करती है, लेकिन हाइड्रोकॉर्टिसोन की सबसे ज्यादा क्रॉस रिएक्ट करती है. अब हम थोड़ा सा जो सीनियर लोग हैं उनको मैं दोबारा बताता हूँ बात की, हम क्या बात कर रहे हैं. बात हम ये कर रहे हैं कि जब कोई पेशेंट या बच्चा या कोई भी यानी खुद नोइंगली और अननोइंगली स्टीरॉयड ले रहा हो, तो अगर आप उसका कॉर्टिसोल करेंगे तो वो अनडिटेक्टेबल आएगा, वेरी लो आएगा. उसकी वजह ये है कि जो कॉमनली कॉर्टिसोल दिया जाता है वो सस्ता कॉर्टिसोल होता है, डेल्टा कॉर्टिल के नाम से, प्रेडनिसोलोन, विच इज वेरी वेरी लेस कॉस्ट. ठीक है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है, आपको पता है. लेकिन अब हमारे शॉपकीपर भी वो ज्यादा बेचते नहीं, क्योंकि उनको रिकॉर्ड वगैरह रखना पड़ता है. तो बहरहाल वो जो गोलियां होती हैं वो पेशेंट ने खाई हो, एज टैबलेट खाई हो. फिर एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बड़ी, कि आप लोग हकीमों के पास जाते हैं, होम्योपैथ के पास जाते हैं, वो लोग स्टीरॉयड बहुत यूज करते हैं. मुझे तो शक है ये जो शानदा हम पीते हैं इसमें भी स्टीरॉयड पीस के डाले हुए हैं, वो फौरन आराम आ जाता है आपको. I'm sorry, जो पीसा हुआ होता है ना, जो नेचुरल है वो तो ठीक है, लेकिन जो पीसा हुआ जो शानदार करशी वगैरह वाले बेचते हैं, कोई मेरी शिकायत ना लगाए करशी को लेकिन इसमें भी स्टीरॉयड डाले होते हैं. तो इतने स्टीरॉयड हमारे यहाँ यूज होते हैं, जिसको हम सरप्शियस यूज कहते हैं, वो ज्यादा है. नोइंग यूज भी ज्यादा है, लेकिन सरप्शियस यूज ज्यादा है. और कई जीपी भी देते हैं स्टीरॉयड्स, और बगैर बताए देते हैं मरीज को. तो अगर ऐसे सारे मरीजों का मतलब ये इस तरह का सिनेरियो है आपके पास, जैसे ये बच्चा है, या आपके पास एक औरत है जो बिल्कुल टिपिकल कशिंगाइड है, बफलो हम्प है, मोटा सा चेहरा है उसका, और वो फ्लशेस भी हैं, जो आपको पता है कशिंग के फीचर है, टिपिकल है. और आपकी रिपोर्ट आई है लेस देन 1 कॉर्टिसोल की, ACTH भी लेस देन 1,
क्लिनिशियन आपसे लड़ने के लिए फोन किया है, डॉक्टर साहब उसके चेहरे पे लिखा हुआ कशिंग है, आपकी रिपोर्ट लेस देन 1 है। तो डॉक्टर साहब को उनको बताएं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आप पेशेंट से एक सवाल पूछें। ठीक है, क्या सवाल पूछेंगे आप पेशेंट से? हाँ, ये डॉक्टर अक्सा क्या सवाल पूछेंगे? वो अनपढ़ पेशेंट है, ये आप क्या आम जुबान में उनसे क्या पूछेंगे? छोटी गोली तो नहीं ले रहे, ये कश्ती वाली गोली, आप पता नहीं कश्ती वाली आती है कि नहीं? कश्ती वाली अपनी हाँ, डेल्टा कॉटल पहले कश्ती वाली गोली होती थी, कश्ती वाली गोली तो नहीं खाई, ठीक है? या बहरहाल कौन सी गोलियां खा रहे हो, मेडिकल हिस्ट्री ले लो, हकीम वाली हिस्ट्री ले लो, कोई हिस्ट्री ले लो, ठीक है? जब आप हिस्ट्री लेंगे तो सारा राज खुल जाएगा। फिर अगर बच्चा है, जैसे अब हम, ये हमारा दूसरा तीसरा केस आया है, ये नेपी रैश वाला बच्चा, 8th, मैडम ने करेक्ट किया मुझे, वी हैव गॉट दिस 8th केस ऑफ नेपी रैश एंड कशिंगाइड और कॉर्टिसोल लो। ये हम इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे इस डाटा को, और डर्मेटोलॉजिस्ट को भी बताएंगे। वैसे वो कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछती हैं माएँ, वो बाजार से लेके सुने सुनाई वो लगा देती हैं। सर एक पड़ोसियों से पूछ, हाँ, फलाने मेरी नंद के बेटे को आराम आया था तो तुम भी इसको लगाओ, ठीक है? और हम भी आ जाते हैं फौरन, लेकिन वो कशिंगाइड हो। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा एलैबोरेट किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के पेशेंट आपके पास बहुत आएंगे कि कॉर्टिसोल लो आ रहा है और कशिंगाइड फीचर्स हैं। तो सिंपल आपकी जैसे कहते हैं ना, नोइंग इज अ ब्लेसिंग, इग्नोरेंस ब्लेसिंग नहीं है, वो गलत है मुहावरा, नोइंगनेस इज ब्लेसिंग। तो आपको पता हो तो फिर आप अपने टेस्ट को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए रोटेशन भी करवाते हैं हम आपको, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है प्रॉपर, वो उसको दे रहा है स्टीरॉइड, खुद उसने एडवाइस किए हैं स्टीरॉइड। अब वो चाह रहा है कि मैं स्टीरॉइड को मॉनिटर करूं, ठीक है, कि डोज इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए अगर वो डेल्टा कॉर्टिल देता है, डेक्सामेथासोन भी नहीं करती, डेल्टा कॉर्टिल देता है, तो कॉर्टिसोल से आप मॉनिटर नहीं कर सकते। फिर उसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मुश्किल टेस्ट हो जो कि डेल्टा कॉर्टिल लेवल को चेक करे, वो नहीं होता हमारे पास भी नहीं, मेरे ख्याल हार्डली कहीं होगा वो टेस्ट। तो उसका आसान तरीका ये कि ऐसी स्टीरॉइड दे दें जो कॉर्टिसोल के साथ क्रॉस रिएक्ट करे, ताकि आप उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। फिर तो उसके लिए जब अभी आपने डिस्कस किया, आप लोगों ने बताया हाइड्रोकॉर्टिसोन दी जाती है। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ए मच बेटर रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हेन इट इज इंडिकेटेड। जब भी देना हो स्टीरॉइड तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं अक्सर। उसकी फिर कुछ और प्रॉब्लम भी है, बहरहाल वो टेक्निकल डिटेल्स हैं। लेकिन दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि मिलती नहीं है पाकिस्तान में, बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन अब जो फिजिशियन है वो अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे जो पेशेंट है अक्सर वो हाइड्रोकॉर्टिसोन पे होते हैं, और उनकी मॉनिटरिंग कॉर्टिसोल से काफी अच्छी कर सकते हैं। दूसरों को एसीटीएच से नहीं कर सकते जो अदर देन दैट, वो भी लो आएगा, वो तो इसी वजह से तो प्रेस होते हैं। पेशेंट्स ये जो सीएच वाले केसेस हैं या जिनमें हाइपोकॉर्टिसोलिज्म है, उनका एसीटीएच ज्यादा होता है। हाँ, और उनको नॉर्मली प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेडिसिन, स्टीरॉइड मेडिसिन। तो नहीं, लेकिन वो तो जब आप एसीटीएच ज्यादा होता है, नहीं ज्यादा होता है ना, तो वो तो सही कह रही हैं आप, हाइपोकॉर्ट ज्यादा होता है तो अगर वो सप्रेस हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो कोई इतना अच्छा नहीं ना। आप उससे टाइट्रेट तो नहीं कर सकेंगे ना डोज, थोड़ा मुश्किल होगी ना। डायरेक्ट क्यों ना टेस्ट करें हम? अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाँ ये बारल सही कह रहे हैं, हाँ उसको भी कर सकते हैं, ये सही है बात। ओके, बस हाँ, सूडोमिन नहीं होगा, सूडोमिन ये अभी एक स्लाइड आएगी उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगी बात, प्लीज वेट फॉर दिस। सो उसके अलावा जो अगर आप एक्सोजेनस कॉजेस को रूल आउट कर लें तो नीचे जो ब्रेकअप दी हुई है वो एंडोजेनस कॉजेस की हैं। एंडोजेनस कॉजिंग में एसीटेट डिपेंडेंट एंड एसीटेट इंडिपेंडेंट दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो आपको हैरानी होगी सुन के कि एसीटेट डिपेंडेंट कॉजेस ज्यादा कॉमन है, 68% केसेस में एसीटेट डिपेंडेंट कॉजेज होती हैं, और कशिंग सिंड्रोम इटसेल्फ सिर्फ 10% केसेस में होता है, ठीक है? 10% या थोड़ा 20% कर लें इसको, तो जो एसीटेट इंडिपेंडेंट होता है। तो जो
एसीटी डिपेंडेंट है वो बहुत बड़ी वैरायटी है, अगर सारा कुछ मिलाएं तो 70% के करीब हो जाता है ये, ठीक है। तो ये बात दूसरी इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर एक्सोजेनस कॉजेस पिट्यूटरी ओरिएंटेड और एसीटीएच डिपेंडेंट कॉजेस आर मोर कॉमन, ठीक है। अब ये हम टर्म बहुत यूज करते हैं, कशिंग, सूडो कशिंग। सूडो कशिंग क्या चीज है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये स्लाइड बहुत अच्छी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कुरुत, उन्होंने ये स्लाइड बना के भेजी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हाइपरकॉर्टिसोलिज्म विद सम फीचर्स ऑफ कशिंग एंड राइट पे हाइपरकॉर्टिसोलिज्म विदाउट एनी क्लिनिकल फीचर ऑफ कशिंग। सो जब फीचर्स के साथ हो, यानी फीचर्स से मुराद यहाँ ये है क्लिनिकल फीचर्स हैं, वैसे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसमें आप कौन कौन सी कॉजेज हैं, सीवियर डिप्रेशन, मॉर्बिड ओबेसिटी, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, प्रेगनेंसी एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी हाइपरकॉर्टिसोलिज्म भी होगा और साथ कुछ उसमें कशिंगाइड फीचर्स भी होंगे, यानी जो ओबीस बंदा है, मॉर्बिड ओबेसिटी, उसमें ऐड हो जाता है साथ कशिंग। ये बड़ी हैरानी की बात है। वैसे वो बेचारे कुछ कहते हैं ना जी ये तो पानी है, मैं मोटा नहीं हूँ, ये तो पानी जमा हुआ है, तो वो किसी हद तक ठीक भी कहते हैं, समटाइम्स वो पानी जमा भी हो जाता है। कशिंगाइड में पानी जमा होता है ना। तो अच्छा, दूसरा ये जो हाइपरकॉर्टिसोलिज्म है, ये वो है जो जिसमें कशिंग के फीचर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईसीयू के पेशेंट्स हैं, जो दाखिल हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, उनका वैसे कॉर्टिसोल करें जाके तो वो हाई आएगा, बिकॉज दे आर इन स्ट्रेस। किसी जगह डिजास्टर आया हुआ है, वहां पे आप करेंगे तो हाइपरकॉर्टिसोलिज्म मिलेगा आपको, लेकिन उसमें कशिंगाइड नहीं होगा, ठीक है। और सीबीजी एक्सेस में हाइपोथैलेमिक मेनोरिया वगैरह कुछ और कॉजेज भी हैं जिनमें आपको कशिंगाइड के फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन कॉर्टिसोलिज्म ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आया था कि आप कशिंगाइड को सूडो कशिंगाइड से बेस्ट कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो हमारा एमसीक्यू भी था अभी पिछला। तो बिल्कुल इसमें यही आंसर है कि आप डायगोनल वेरिएशन जो होती है वो आपको डिफरेंशिएट करती है कशिंग से, ठीक है। तो यूजुअली बारिंग फ्यू केसेस, इस पे कुछ आर्टिकल्स डिफरेंट भी हैं वैसे, कि ये जो लॉस ऑफ डायगोनल वेरिएशन है, दिस इज द बेस्ट साइन टू डेमोन्स्ट्रेट कशिंग, टू डिफरेंशिएट कशिंग फ्रॉम सूडो कशिंग, ठीक है। वो भी होगा, यूरिन लेवल, डेक्सम, तीनों चीजें करेंगे, ये तीनों चीजें। लेकिन एक सिंगल, मैडम कुरत क्या कहती हैं? नहीं, आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी डायगोनल वेरिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कशिंग, ठीक है, लॉस ऑफ डायगोनल वेरिएशन। उसके बाद ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये तो आपने सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब आपने सेकंड ये आपका जो काम है, दैट इज टू डिफरेंशिएट और टू डायग्नोज द कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम। एक तो आपने डायग्नोज कर लिया और उसके बाद आपने उसकी कॉज डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो आपने जो डायग्नोज करना है वो उसका क्या, एटर्जेनिक को आपने एक्सक्लूड कर लिया हिस्ट्री से और बाकी चीजों से। अब आज के लेसन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, और हम ज़ाहिर है लेटेस्ट ही पढ़नी चाहिए हमें। लेटेस्ट पढ़नी चाहिए या 1956 की पढ़नी चाहिए? लेटेस्ट पढ़नी चाहिए ना, तो मैं इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको लेटेस्ट पढ़ाएं। तो लेटेस्ट ये है कि 3 टेस्ट हैं जो कि इनिशियली करवाए जाने चाहिए, और उन 3 में से एक जरूर आप करें, कम से कम 2 टेस्ट उसमें पॉजिटिव आए। एक है यूरिन फ्री कॉर्टिसोल, ठीक है। उसके बाद लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल, और 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और लॉन्गर लो डोज। ये चारों फर्स्ट लाइन है, लेकिन इनमें से जो पहले 3 है वो आपको यूज करनी चाहिए फर्स्ट लाइन टेस्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आपको देख के हैरत होगी कि इसमें सीरम कॉर्टिसोल शामिल नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सीरम कॉर्टिसोल इंक्लूडेड इन दीज 3 टेस्ट्स। स्लाइवरी कॉर्टिसोल, इसके मुकाबले में स्लाइवरी कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल की एक और यूनिक चीज ये है कि ये स्लाइवा में एक्सक्रीट होता है,
तो आप स्लाइवा से भी कॉर्टिसोल कर सकते हैं। बहुत आसान मेथड है। थोड़ा सा आपको एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है सैंपल का, प्री एनालिसिस पहले ट्रीटमेंट करते हैं और उससे आप स्लाइवरी कॉर्टिसोल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अक्सर ये बताया करता हूँ कि ये नई चीज़ नहीं है। मैंने जब 88 में 87 में ज्वाइन किया है FIP, तो केमिकल पैथोलॉजी के कैमफिल ट्रेनी थे, वो उस वक्त ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्लाइवरी कॉर्टिसोल एस्टैब्लिशिंग द रेफरेंस रेंज ऑफ स्लाइवरी कॉर्टिसोल, ठीक है। बाद में उन्होंने कर लिया था एमफिल। अब माशाल्लाह बहुत सीनियर है, काफ़ी अरसे से मुझे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी पुरानी है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा, और ये सवाल है डॉक्टर सईद से कि, और डॉक्टर सईद से क्यों है ये डॉक्टर सईद समझते हैं। माइक ऑन करके जवाब दो कि इसमें सीरम कॉर्टिसोल शामिल क्यों नहीं है, स्लाइवरी क्यों है? चलो वैसे बता दो। एक तो स्लाइवा में फ्री कॉर्टिसोल होता है, एक्सीलेंट आंसर। स्लाइवा में फ्री कॉर्टिसोल मेजर होता है, और जो सीरम में हम करते हैं वो टोटल कॉर्टिसोल होता है। और क्या रीजन है? आप भी लिख सकते हैं आंसर उस पे, हैं? वो तो सीरम में भी इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है अबरान। कोई और आंसर है? बड़ा कॉमन सेंस का एक आंसर है इसका, स्टेबल होता है। वेरी गुड, मैंने कहा ना कॉमन सेंस का आंसर है। ये टायर ने सही कहा कि पेशेंट बाज होते हैं, बहुत स्ट्रेस होते हैं। मसलन लड़कियां होती हैं 17-18 साल की भी हो, जब उसे पता चलता है उसका ब्लड टेस्ट होना है तो रोना शुरू कर देती हैं। तो ये खाम खा का स्ट्रेस से इंड्यूस हो जाता है ना बच्चों में, अर्ली अडल्ट में। तो वो स्ट्रेस तो वैसे ही कॉर्टिसोल को फॉल्सली इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टेस्ट। ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि हाँ इजी टू मॉनिटर। हाँ इजी तो वो भी है, लेकिन ये असल फैक्टर स्ट्रेस का है कि स्लाइवा में कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन स्लाइवा बच्चों का लेना वैसे ही मुश्किल है बहुत, ठीक है। बच्चों के और मसले फिर शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये 3 टेस्ट हैं, जो इनमें से जो पहले 3 टेस्ट हैं, ये दे शुड बी यूज्ड आइदर ऑफ दीज 3 फॉर द डायग्नोसिस। जो सबसे पहले आपको करनी चाहिए एंडोक्राइन के, वो ये टेस्ट है। एटलीस्ट 2 फर्स्ट लाइन टेस्ट शुड बी abnormal to establish the diagnosis of Cushing syndrome, ठीक है। ये तो एक्चुअल गाइडलाइन है। एक्चुअल गाइडलाइन ये कहती है कि 3 में से 2 टेस्ट पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है। तो इससे डॉक्टर कुरुतलैन की ये जो डॉक्टर एनी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मिल जाता है कि आप जब कहेंगे इसको कशिंग है तो आपने कम से कम 2 टेस्ट किए होंगे उसके। सिर्फ आप स्लाइवरी कॉर्टिसोल पे या लेट इवनिंग कॉर्टिसोल पे डायग्नोज नहीं करेंगे, आप यूरिनरी कॉर्टिसोल भी करेंगे। ऐसे ही होता है। एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा डायग्नोस्टिक, वो भी ऐसे ही है। हम सिर्फ एक टेस्ट पे तो नहीं उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते, हम जो दूसरा इजीली हो सकता है टेस्ट वो भी करते हैं उसमें। ऐसे ही है ना, सेकंड टेस्ट भी किया जाता है। सिर्फ मुझे ये बताइए कि अच्छा वो आएगा सवाल, फिर उसमें करेंगे। फिर एडिशनल टेस्ट हैं, वो एग्जैक्टली किए जाते हैं उसकी अगर पहले इक्विवोकल आ रहे हो, उसका कोई रिजल्ट ठीक ना आ रहा हो, तो आप इसमें सीरम भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें कुछ और 48 आवर यानी लॉन्ग स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसको हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है कि आप उसकी कॉज एस्टेब्लिश करें। अब कॉज एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे आसान काम जो है ना वो ACTH, प्लाज्मा ACTH करें। और प्लाज्मा ACTH हमेशा सुबह के वक्त किया जाता है, याद रखिए। प्लाज्मा ACTH सुबह के वक्त करते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल जो है वो रात को करेंगे, और प्लाज्मा ACTH सुबह के वक्त करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने सेकेंडरी कॉज है और आपने स्टेब्लिश करना है कि ये कौन सी साइड पे ट्यूमर है, यानी पिट्यूटरी है और कौन सी साइड है उसकी इन्वॉल्व है, तो ये IPSS इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस जो स्कल में होता है उससे आप सैम्पलिंग करते हैं। बहुत इन्वेसिव है, कोई नहीं करता। लेकिन इसके मुकाबले में रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट हैं बहुत अच्छे एडवांस आ गए, और वो CT MRI है, उससे आप डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा जी? इजी टू, यस बिल्कुल, नॉन इन्वेसिव। तो ये अगली स्लाइड जो है ना वो एल्गोरिदम है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कशिंग सिंड्रोम ऑन द बेसिस ऑफ ACTH। अगर ACTH सप्रेस है, लेस देन 5 है,
तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एड्रिनल ट्यूमर है, ये एड्रिनल कॉज है इसकी। और अगर ACTH 5 to 20 है तो फिर आप CRH टेस्ट करते हैं। इक्विवोकल अगर आ रहा है, बॉर्डर लाइन रिजल्ट आ रहा है ACTH का, देन यू गो फॉर दिस CRH स्टिमुलेशन। CRH इज कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, जिसको पहले CRF कहते थे, अब इसको हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो उसके बेस के ऊपर फिर आप इसको फर्दर करते हैं। मैं डिटेल नहीं आपको बता रहा, आप खुद इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये है कि अगर वो ACTH हाई हो तो फिर वो ACTH डिपेंडेंट उसको कहते हैं। ACTH डिपेंडेंट में फिर आप फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए ज़्यादा बेहतर होती है इमेजिंग। ठीक है, आजकल इमेजिंग बाद, उसके बाद इमेजिंग पे चली जाती है। हम ये जैसे मैंने इस बच्चे की पिक्चर आपको शेयर की थी कुछ 1.5 साल पहले, इसी तरह का एक बच्चा हमारे पास आया था यहाँ क्लिनिक में, और बेचारे के इसी तरह बिल्कुल फीचर्स, मोटे मोटे गाल थे। और जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया था तो उसकी सेकेंडरी कॉज थी, वो पिट्यूटरी था। देन वी लॉस्ट हिम टू फॉलो। वो पिम से एक्चुअली हमारे पास आया था, तो लेकिन वो कॉज स्टैब्लिश हो गई थी कि वो सेकेंडरी है। हाँ, ये पता चल जाएगा सेकेंडरी है, कॉज का नहीं पता चला था कि पिट्यूटरी है या कहाँ है बोतल में क्या। Okay, जी, now 4-year male is having Cushing syndrome. His cortisol is and other steroid profile is as following. Cortisol increased है, DHEAS increased है, markedly increased है. Generally 17 ketosteroids markedly increased है, aldosterone low है, और aldosterone precursors increased है। क्या लिखा जी इसमें? क्या ए आ रहा है जी इधर से तो ज्यादा। नौरीन आपने क्या लिखा? ए जी, सालिया बी लिखा है। बी इज एडिनल एडिनोमा। एडिनोमा और कार्सिनोमा में कैसे? नौरीन आपने क्यों कार्सिनोमा लिखा? सालिया आपने क्यों एडिनोमा लिखा? शाबाश, वे सारे प्रिकर्सर्स कार्सिनोमा में इंक्रीज हो जाते हैं। हमारे डिस्टेंस स्टूडेंट्स ने भी ज्यादातर ए लिखा है, लेकिन ये क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर उसके बाद कौन है? नौशीना जी, अब आपको यू एग्री करते हैं ना कार्सिनोमा में, लेकिन ये क्यों इंक्रीज हो जाते हैं प्रिकर्सर्स? चले अब आपको आज मैं मौका देता हूँ, ये माइक ऑन करके ना अब इसका आंसर दें मुझे। Why precursors increase in carcinoma? इस तरह से आपको ये आंसर याद भी रहेगा। हाँ जी, आइए, कम ऑन जी। निदा, कार्सिनोमा कैनॉट प्रोसेस। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? बावलपुर जी, बताइए। मरियम है? In the absence of? बोलें दोबारा। अच्छा चलें, डॉक्टर निदा आप बताएं क्यों प्रिकर्सर्स निकलते हैं ज्यादा? चले, एनी वॉलंटियर फ्रॉम हियर? एनी? सर, बिकॉज़ उनका एक्सेस अमाउंट में होते हैं, वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। एक्सेस अमाउंट तो यस, एक्सेस अमाउंट होती है। ये